नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की, रेलवे परीक्षा पर बढ़ते बवाल की, जानेंगे मणिपुर में कांग्रेस ने कैसे तैयार किया महागठबंधन, उत्तराखंड में क्यों दिख रहा है बीजेपी में बिखराव, बात करेंगे महाराष्ट्र बीजेपी को मिली बड़ी राहत की, बंगाल में सीएम और राज्यपाल में बढ़ते टकराव की, और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा में 2 पूर्व सीएम ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, टीएमसी के लुइजिनो फलेरो ने नाम लिया वापस, कांग्रेस के प्रताप सिंह राणे ने भी छोड़ा मैदान। यूपी चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की 91 उम्मीदवारों की लिस्ट, पूर्वांचल और अवध की अधिकांश सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, किसी मंत्री का नहीं काटा टिकट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की उनके भाई ने ही बढ़ाई मुश्किलें, बस्सी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा, चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी ने पहले कांग्रेस से मांगा था टिकट। शेयर बाजार में नहीं थम रहा गिरावट का सिलसिला, सेंसेक्स 77 अंकों की गिरावट के साथ 57,200 पर हुआ बंद, निफ्टी 8 अंकों की गिरावट के साथ 17,102 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसपी चीफ अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ यूपी के मुजफ्फरनगर में आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो दिल्ली में ही अटके रह गए। दिल्ली से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर पाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति ही नहीं दी गई। अखिलेश ने जब इसे लेकर सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई तो उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति तो मिल गई, लेकिन एसपी चीफ समय पर मुजफ्फरनगर नहीं पहुंच पाए। तो पूरे मामले में क्या बोले सपा प्रमुख, देखिए ये रिपोर्ट। करीब 3 घंटे देरी से मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा चीफ ने कहा कि वो देर से क्यों पहुंचे ये पूरा देश जानता है, इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अखिलेश ने कहा कि मैं और जयंत किसानों के बेटे हैं और हमारी सरकार बनी तो हम किसानों के हित में काम करेंगे। किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीद के लिए सरकार की ओर से इंतजाम किए जाएंगे। गन्ने के भुगतान के लिए किसानों को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए फार्मर कॉर्पस फंड और फॉर्म रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे। सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी में केंद्र सरकार का कोई भी जन विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा। जिस तरह से केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई थी, ऐसे कानूनों को यूपी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। सपा चीफ ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली फ्री में दी जाएगी। अखिलेश ने यूपी में महंगी बिजली को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने पूरे 5 साल में बिजली का एक भी प्लांट नहीं लगाया। जो भी बिजली यूपी को मिल रही है वो सपा की देन है। योगी सरकार लापरवाही के चलते ही आज यूपी में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि 2017 में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो जुमला निकला। बीजेपी अपना संकल्प पत्र पढ़े और देखें कि जो वादे उन्होंने किए वो पूरे हुए या नहीं। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए। अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस यूपी सरकार को ही जारी किए हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को साफ करता है। सपा प्रमुख ने अमित शाह के घर घर जाकर प्रचार करने पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले जिस तरह से पर्चे बांट रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। सपा प्रमुख की उड़ान रोकने की कोशिश तो हुई, लेकिन अखिलेश को रोकना बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल छात्रों के गुस्से को थामने में भी हो रही है। छात्र सरकार से नाराज हैं। रेलवे परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नाराज छात्रों की ओर से आज बिहार बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान क्या रहे बिहार के हालात और किन किन दलों का छात्रों को मिला समर्थन, देखिए रिपोर्ट। बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में हुई धांधली से नाराज अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि अब छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया है और इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में छात्रों को लगभग सभी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा भी था। अब राजद, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक के प्रमुख पप्पू यादव के अलावा कई युवा संगठनों ने बिहार बंद का समर्थन किया है। राजद नेता के प्रदर्शन के चलते सड़कों पर जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से गठित समिति को भी धोखेबाजी का करार दिया है।
एआईएसए के महासचिव और विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मंत्रालय ने जो समिति गठित की है वो सिर्फ मामले को उत्तर प्रदेश में चुनाव तक टालने के लिए की गई साजिश है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा 2021 के परिणाम 14 और 15 जनवरी को जारी किए गए थे। इन परीक्षाओं में 1,40,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजे आने के बाद से ही छात्रों के बीच असंतोष का मुद्दा छाया हुआ है। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध बिहार और देश के कई अन्य हिस्सों में छात्र कर रहे हैं। अब इसके विरोध में बिहार के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की लापरवाही के चलते ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार कब तक इस मामले को सुलझा पाती है और छात्रों की मांगे कब तक पूरी होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। छात्रों के गुस्से को देखकर अब दिल्ली सरकार भी दबाव में आ गई है। पीएमओ में रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सरकार की चिंता है कि मामला हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनावों में बड़ा झटका लग सकता है। वैसे दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को झटके लगते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में बगावत तेज होती जा रही है और कई नेता पार्टी के खिलाफ ही मैदान में डट गए हैं, तो कई मैदान ही छोड़ गए हैं। इस समय जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और सरकार में रहते हुए चुनावों का सामना कर रही पार्टी के लिए जीत की राह कठिन होती नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण है पार्टी के अंदर छिड़ी बगावत। हालांकि बीजेपी पार्टी के अंदर मची हलचल से निपटने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं की नाराजगी कम होती नहीं दिखाई दे रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो 2017 चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि पार्टी ने अपनी नीति में बदलाव किए हैं, जिसके चलते ज्यादातर नेता पार्टी से नाराज हो गए हैं। दरअसल भाजपा ने 2017 में जीते 20% विधायकों का टिकट काट दिया है। इसके अलावा पार्टी के 3 विधायक खुद चुनावी मैदान से बाहर हुए हैं, जबकि 3 अन्य ने पार्टी बदल दी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव आते आते भाजपा के सदस्यों की संख्या दल बदल के चलते 55 रह गई थी। इन 55 विधायकों में से पार्टी ने 11 विधायकों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया है। इसके अलावा 2017 चुनावों के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ कई नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में कयास है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता भी घर वापसी कर सकते हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड बीजेपी में छिड़ी बगावत पार्टी के लिए जीत की राह में अड़चन बन सकती है। उत्तराखंड में अपनों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बीजेपी की मजबूत घेराबंदी कर रखी है। कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी मणिपुर में भी कर ली है। यहां कांग्रेस ने महागठबंधन तैयार किया है। कांग्रेस के महागठबंधन में कौन-कौन से दल हैं शामिल, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। दरअसल मणिपुर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने असम मॉडल अपनाया है। राज्य में पार्टी ने 5 दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें लेफ्ट भी शामिल है। गठबंधन के नाम का ऐलान जल्द किया जा सकता है। इसमें सीपीआई, सीपीआईएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और जनता दल सेकुलर शामिल है। मणिपुर में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बीजेपी को नतीजे आने के बाद कुछ दलों का समर्थन मिल गया था, जिसके चलते बीजेपी की सरकार बन गई थी। ऐसे में कांग्रेस का ये गठजोड़ पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है, ये गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए बनाया गया है। हम 6 समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दल चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। 2002 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे इबोबी सिंह ने कहा कि गठबंधन का एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार होगा। मणिपुर में कांग्रेस के इस गठबंधन के अलावा सत्ताधारी बीजेपी के सामने एक और बड़ी चुनौती है और वो है अफसपा कानून, जिसे हटाने की मांग मणिपुर के मुख्यमंत्री सहित पूरी जनता कर रही है, लेकिन केंद्र ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मणिपुर में बीजेपी के हाथ से बाजी निकलती नजर आ रही है। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक बीजेपी के लिए परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन इन परेशानियों के बीच बीजेपी के लिए राहत की खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया था।
तो क्यों निलंबित हुए थे बीजेपी विधायक और कोर्ट का क्या है फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी विधायकों ने हंगामा मचाते हुए जब सदन की मर्यादा लांघी तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनके निलंबन का प्रस्ताव पारित कर दिया। 5 जुलाई 2021 को बीजेपी के 1 दर्जन विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। निलंबित बीजेपी विधायक आशीष शेलार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र शासन के वकील अर्यमा सुंदरम से कई तीखे सवाल पूछे, जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 साल का निलंबन बर्खास्त होने से भी बुरा है और अगर ये बर्खास्तगी का मामला है तो रिक्त जगह भरने के लिए उपचुनाव कराए जा सकते हैं। सत्र की अवधि से अधिक समय का निलंबन किसी क्षेत्र के लिए सजा के बराबर है। जब विधायक वहां नहीं है तो कोई भी इस निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ है कि जिस सत्र का मामला है सदस्य को सिर्फ उसी सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। निलंबन की अवधि किसी भी सूरत में 60 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के निलंबित विधायक विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा ले पाएंगे। 2 दिन बाद संसद का भी बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस सत्र में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC नया ही मामला उठाने की तैयारी में है, जिससे बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही लड़ाई और तीखी हो सकती है। बंगाल की CM ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच की लड़ाई राज्य से निकलकर दिल्ली तक आने वाली है। दरअसल राजभवन और बंगाल सरकार के बीच बढ़े तनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस बजट सत्र के दौरान संसद में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी बजट सत्र के दौरान प्रमुख मुद्दों पर तृणमूल के रुख पर चर्चा करने के लिए संसदीय दल के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बंगाल के राज्यपाल के दिन के शासन के मामलों पर कथित ओवर रीच पर चर्चा हुई। वहीं संसदीय लोकतंत्र में बंगाल के राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे से निपटने के लिए अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल का ऐसी सरकार पर हमला करना जो 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई अभूतपूर्व है। हम सोचेंगे कि संसद में निंदा प्रस्ताव कैसे लाया जाए। TMC नेता के इस बयान से साफ है कि पार्टी ने अब संसद तक मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि बीजेपी और राज्यपाल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे इस एक्शन पर राज्य की सियासत गरमाना एक बार फिर तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले 31 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज एक बैठक बुलाई, जिसमें सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर मंथन किया गया। तो संसद सत्र में किन मुद्दों पर रहेगा मुख्य विपक्षी पार्टी का जोर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 31 जनवरी यानी 2 दिन बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। देश में बढ़ती महामारी को देखते हुए कड़े नियम बनाए गए हैं और खास इंतजाम किए गए हैं। महामारी के चलते दोनों सदनों की बैठक का समय भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत राज्यसभा की बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। महीने भर के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए आज कांग्रेस ने पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की अहम बैठक बुलाई थी। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने बैठक की अगुवाई की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बजट सत्र में पार्टी कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। इस बैठक में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, KC वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, के सुरेश, जयराम रमेश, मणिकम टैगोर, मनीष तिवारी और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल थे। इसके अलावा बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि आमजन से जुड़े मुद्दों पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ
समन्वय करते हुए सरकार को घेरा जाएगा। यानी कांग्रेस की तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि संसद के बजट सत्र में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सरकार चाहे जवाब देने से कितना ही बचने की कोशिश क्यों न कर ले, पर विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।